प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। यूजीसी नेट के फॉर्म भी आने वाले हैं, रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग निराश भी होंगे और बहुत सारे लोग को ये आशा भी होगी कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा, इस बार निश्चित तौर पर सफलता मेरे पास आएगी। देखिए, आपको कुछ काम जरूर करने हैं, सिलेबस पूरा पढ़ना होगा, इसके पीछे का कोई भी लॉजिक नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ें। आप गाइड पढ़कर और किसी एक दो नोट्स को पढ़ के भी चयनित नहीं हो सकते हैं। आपको पूरा सीक्वेंस से आपका नोट्स बनाना है, अथेंटिक बुक्स पढ़ना है, तभी जाके चयन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की कक्षाओं को लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं केवल व्हाट्सएप करके। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों की कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। एक व्हाट्सएप करने पर हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। नंबर है 96 28 95 92 37। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग आए हुए हैं, बाकी भी साथी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रवीण जी आ गए हैं, अतुल जी आ गई हैं, रंजना शर्मा जी आ गई हैं, सबका स्वागत है। हम किसको पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे साथियों अरस्तु जी को। किसको पढ़ रहे थे? अरस्तु को पढ़ रहे थे। और अरस्तु का एक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिस सिद्धांत का क्या नाम था? अनुकरण सिद्धांत था। सिद्धांत का नाम क्या था? अनुकरण सिद्धांत था। तो कई बार परीक्षाओं में तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आप तुरंत बता देंगे कि जो अनुकरण सिद्धांत है वो आपके अरस्तु जी का है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हम आपको लिखा देते हैं कि प्लेटो और अरस्तु की मान्यताओं में मुख्य तौर पर अंतर क्या है। फिर उसके बाद हम आपको विरेचन सिद्धांत पढ़ाएंगे। विरेचन सिद्धांत, ठीक है, जिसके विषय में कल ही चर्चा हम कर चुके हैं। और विरेचन सिद्धांत के बाद अरस्तु का ही एक और सिद्धांत है, त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को भी आज हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे ये सारे के सारे सिद्धांत आप सबको याद हो जाए हमेशा के लिए। देखिए, बहुत ही कठिन टॉपिक होता है तो कम ही लोग इसको पढ़ाते हैं और कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पर? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु की काव्य मान्यताओं में देखिए, गुरु शिष्य थे और इनकी मान्यताओं में भी अंतर था। प्लेटो के लिए प्रत्यय जगत सत्य था, के लिए प्रत्यय जगत सत्य था। अरस्तु के लिए वस्तु जगत सत्य था। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की आदर्शपरक थी, वहीं अरस्तु यथार्थपरक दृष्टि रखते थे। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं काव्यनिष्ठ माना है। प्लेटो काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ। प्लेटो क्या कहता है कि कवि अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर थोपता है।
जबकि अरस्तु ने उसे सत्यम सामान्य कहा है। अरस्तु एवं सामान्य कहता है। प्लेटो अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ता है। प्लेटो अनुकरण का संबंध अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ता है, जबकि अरस्तु से कार्य व्यापार कार्य व्यापार से जोड़ता है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना। प्लेटो कवि को अनुकर्ता कहता है। वहीं वहीं अरस्तु कवि को कर्ता कहता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब हम कुछ चीजों पर और बात करेंगे। जैसे प्लेटो जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, यूनानी शब्दों का हिंदी में भी नाम पूछा जाता है। अरस्तु यूनानी शब्दों का हिंदी रूपांतरण। कुछ साहित्य में यूनानी शब्द हैं जिसका हिंदी रूपांतरण है पेरी पेतेइया। या यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है विपर्य, अनग्लिसिस। इसका अर्थ है अभिज्ञान, जो आपके पास ज्ञान था उसे आप भूल जाएं। मिमेसिस, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मिमेसिस का अर्थ क्या होता है। हिंदी में जिसे हम अनुकरण के नाम से जानते हैं। कथारसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। कथारसिस जिसका हिंदी में हम विरेचन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। माइथस, माइथास माइथोलॉजी शब्द होता है, उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका मतलब है कथा वस्तु। एथोस
एथोस का मतलब होता है चरित्र यानी कि कैरेक्टर। पाथोस, पाथोस का मतलब होता है यूनानी शब्द भाषा में भाव। और प्राक्सिस, प्राक्सिस का मतलब होता है कार्य व्यापार। अब ये सारी शब्दावलियां परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए माइथस, माइथोलॉजी शब्द है तो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है माइथस। माइथस कथा वस्तु। देखिए मिथक शब्द आप जानते होंगे, मिथक क्या होता है, कोई कथानक हो सकता है, तो उससे जोड़ के रखेंगे माइथस कथा वस्तु। पेरिपेटेइया स्थिति विपर्यय। पेरी, उस लोग को आपने सुना होगा, वो कहते हैं यार हमको पता नहीं किस काम में तुमने पेर दिया। पेरना का मतलब क्या होता है, जैसे गन्ना पेरा जाता है तो पेरना, तो उससे आप जोड़ के याद रखेंगे याद करने की ट्रिक के अनुसार कि पेरी पेटे इया, आपने किस काम में हमको पेर दिया, यानी जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति में नहीं, दूसरी स्थिति जो हमारी विपर्य वाली स्थिति थी उसमें आपने हमको जोड़ दिया। तो पेरी पेटेइया का मतलब स्थित विपर्य, ऐसे याद रखेंगे। अनग्नोसिस, अनग्नोसिस, अनग्नोसिस में आप देखिए तो आपको अन मिल रहा है और यहां पर भी अभिज्ञान मिल रहा है। तो अ से भी शुरुआत हो रही, यहां से भी अ से शुरुआत हो रही है, यानी जो चीजें आप भूल जाएं, अभिज्ञान। मिमेसिस, अनुकरण, मिमेसिस। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई मेमे करता है तो मेमे में क्या होता है, मिमेसिस शब्द है तो इसमें 2 बार मेमे मान लीजिए आया है, मेमे। तो बकरी क्या करती है, मेमे करती है। कैसे करती है, एक मे करती है फिर दोबारा मे करती है, यानी पहले मे का दूसरे मे में क्या होता है, अनुकरण होता है। एक मे में दूसरे मे में क्या होता है, अनुकरण होता है। तो मिमेसिस शब्द आया है, यानी आपको याद रखना है कि बकरी क्या करती है, मेमे करती है, और मेमे करती है यानी एक मे में दूसरे मे का अनुकरण होता है। तो इस तरह से मिमेसिस शब्द का हिंदी में अर्थ कैसे याद रखेंगे, मिमेसिस शब्द का अर्थ हो जाता है अनुकरण। कथारसिस, कथारसिस, अब यहां इसको कैसे याद रखेंगे, कथारसिस, इसका मतलब होता है विरेचन। विरेचन का मतलब होता है ऑपरेशन करके उसका जो खराब पार्ट है, गंदी चीज है, उसको अलग कर देना, कथारसिस। ठीक है, एक शब्द इसमें मिल रहा है आपको कथा, फिर निकला अर्सिस, फिर इसमें आपको यह याद रखना होगा कथारसिस का मतलब होता है विरेचन। अब यहां देखिए अर आ रहा है बीच में, यहां आ रहा है वीर। अर और वीर शब्द है, इससे फोनेटिक्स आप इसको याद कर सकते हैं। एथोस, थॉस, एथोस का मतलब होता है चरित्र। पाथोस, पाथोस का मतलब होता है भाव। ठीक है, और प्राक्सिस का मतलब होता है काव्य व्यापार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका माइथस महत्वपूर्ण है, मिमेसिस महत्वपूर्ण है, कथारसिस महत्वपूर्ण है, एथोस महत्वपूर्ण है, पाथेस महत्वपूर्ण है और प्राक्सिस महत्वपूर्ण है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, अब जब इसमें एक शब्द आया अभिज्ञान, तो अभिज्ञान का क्या होता है, अज्ञान की ज्ञान में परिणति। किसी चीज के लिए मतलब आपको अज्ञान था और बाद में उस चीज को आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो कोई चीज अज्ञान था बाद में ज्ञान आ गया, तो उसको अभिज्ञान कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने विरेचन शब्द दिया है, तो विरेचन पर भी बात करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं उनके उस सिद्धांत को जो बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का नाम है विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत एक बार आप सबको समझा देते हैं कि ये विरेचन सिद्धांत है क्या। दरअसल मैंने आपको बताया कि मकदूनिया राज्य था एथेंस में, तो मकदूनिया राज्य के जो चिकित्सा शास्त्री थे वो अरस्तु के पिताजी थे। अरस्तु के पिता चाहते थे कि अरस्तु भी शल्य चिकित्सक बने, चिकित्सा शास्त्र में रुचि ले, डॉक्टर बने, लेकिन इनकी रुचि अध्ययन और अध्यापन में थी। इसलिए इन्होंने अपोलो में एक एकेडमी की भी स्थापना की, और जब इनके पिता चाहते थे कि शल्य चिकित्सा में मेरे साथ रह के सीखें और काम करें,
उस समय इन्होंने प्लेटो के एकेडमी में प्रवेश ले लिया और दर्शन शास्त्र पर ये काम करने लगे। एक समय के बाद इनकी घर की जो स्थितियां थी, माता पिता और पूरे घर का जो माहौल था वो चिकित्सा शास्त्र वाला था, इसलिए इनकी शब्दावलियों में भी वो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो यहां पर शब्द आता है, क्या आता है, विरेचन शब्द आता है। तो विरेचन के लिए हमने भी एक शब्द का प्रयोग किया था, कथारसिस। कथारसिस शब्द आता है। तो कथारसिस शब्द जो है यह यूनानी शब्द है। कथारसिस यूनानी शब्द जो हिंदी में विरेचन शब्द के रूप में जाना जाता है। विरेचन शब्द विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद से प्रभावित शब्दावली है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की विरेचन मल निष्कासन द्वारा मल शोधन शरीर शोधन की क्रिया है। कला के क्षेत्र में विरेचन कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर करुणा एवं भय को निष्कासित कर भावात्मक विश्रांति और भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। भावात्मक परिष्कार करती है। तो ये तो आपने समझा। अब इसे मैं अगर आपको और ऐसे शब्दों में से बताऊं जो आपको याद रहे। बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके शमन के द्वारा बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके शमन के द्वारा और उसके शमन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति
ये क्या है? विरेचन है। अब एक और आसान भाषा में विरेचन को आपको समझा देता हूं कि अगर जीवन में कभी भी आपको उसका जवाब देना हो तो आप आसानी से दे। दरअसल अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग अपूर्ण काव्यशास्त्र के छठे अनुच्छेद में आरंभ में त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया था। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि अगर हम काव्य को क्यों पढ़ें, काव्य को पढ़ने के पीछे का एक आधार होना चाहिए। कोई काव्य क्यों पढ़ता है, कोई नाटक देखने क्यों जाता है? तो जैसे हम भारत का नाट्यशास्त्र पढ़ते हो उसमें एक शब्द आता है साधारणीकरण, सिंप्लीफिकेशन, वैसी ही काफी चीजें यहां पर जुड़ती हैं अरस्तु के त्रासदी से और अरस्तु के विरेचन से। अब मान लीजिए कि आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, कलश है, घृणा, कलश का मतलब कलह है, घृणा है, ये सारी भावनाएं और उद्वेग आपके मन में हैं। उन उद्वेगों को जो काव्य बाहर निकाल दे, जो काव्य बाहर निकाल दे, वो मतलब आपका विरेचन कर दे रहा है। जिस तरह से आपके शरीर में बहुत सारी गंदी और खराब चीजें होती हैं, जिसे शल्य चिकित्सा के द्वारा, विरेचन के द्वारा, कथारसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही काव्य आपके अंदर के ये मनोभावों, मनोवेगों को क्या करता है? निकाल देता है। अब मान लीजिए आपके अंदर दुख भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा आपका करुणा आपके अंदर भरी पड़ी है। अब उस दुख को प्रेमिका छोड़ के भाग गई है, अब आप फिल्म देखने गए तो फिर फिल्म में भी वही दृश्य आ गया और आप क्या करें? खूब फपक फपक के रो पड़े। तो जो आपके अंदर की वो करुणा है वो निकल गई, दुख निकल गया। प्रेम आ गया है तो प्रेम देखकर, अनुरक्ति देखकर आप प्रेमानुरक्त हो गए। तो जो भी आपके अंदर आवेग हैं, जो कलुषता है, वो आपकी जब निकल जाती है, जिस काव्य के माध्यम से निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विरेचन कहते हैं। ठीक है, एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये विरेचन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये विरेचन समझ में आ गया कि किस प्रकार की शुद्धि की बात की जा रही है। क्लास का समय तो साथ ही 10:10 से शुरू होता है। चलिए, अब यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है कि इन्होंने इस विरेचन शब्द का प्रयोग कहां किया है। तो इसे हम आपको लिखा देते हैं, क्या आप नोट। विरेचन शब्द का प्रयोग अपूर्ण काव्यशास्त्र के छठे अनुच्छेद के अरस्तु अपूर्ण काव्यशास्त्र में, काव्यशास्त्र के छठे अध्याय, छठे अनुच्छेद के आरंभ में त्रासदी की परिभाषा देते हुए, त्रासदी परिभाषा देते हुए केवल एक बार, केवल एक बार किया है। अब उस त्रासदी की परिभाषा भी आपको मैं लिखा देता हूं, जिस परिभाषा में इन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। त्रासदी किसी गंभीर
स्वतः पूर्ण तथा निश्चित, गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है अनुकृति का नाम है, जिसे करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। विवेचन किया जाता है। समझ में आ गया आप सबको? इन्होंने एक परिभाषा के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया है। बहरहाल उन्होंने तो इसे यूनानी भाषा में लिखा था, लेकिन ये क्या है, हिंदी में उसका अनुवाद है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कहां से किया है। तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कहां से किया, तो आप बताएंगे चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रश्न यहां और पूछा जाता है कि बाकी लोगों ने इसका स्वरूप किस तरह से ग्रहण किया है। तो परवर्ती व्याख्याकारों ने प्रायः इसके 3 अर्थ किए हैं। कौन कौन से अर्थ किए? धर्मपरक, नीतिपरक और सौंदर्यपरक। तो 3 तरह का अर्थ इसका देखने के लिए मिलता है। पूछा आपसे कि कितने रूपों में इसका अर्थ जो है वो मिलता है, और बाद के कुछ लोगों ने एक चौथा अर्थ भी दिया है। आलोचक जो है चौथा भी मानते हैं, और चौथा कौन सा था? चिकित्सा परक अर्थ था। चिकित्सा परक अर्थ था, एक धर्म परक था, एक नीति परक था, और एक सौंदर्य परक था।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डीप में जाके बढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नगेंद्र ने और बाकी कुछ आलोचकों ने अपनी टिप्पणियां की हैं, उसे भी हम देख लेंगे किसने इस पर क्या टिप्पणी की है। नगेंद्र ने क्या किया और बाकी के आचार्यों ने क्या किया, वो भी जानने वाली बातें हैं। यानी इसकी सीमा, डॉक्टर नगेंद्र विरेचन से अरस्तु का अभिप्राय। नगेंद्र ने विरेचन का अभिप्राय अरस्तु का अभिप्राय मनोविकारों के उद्रेक और उसके समन से उत्पन्न और उसकी शांति से उत्पन्न मना शांति तक ही माना है। अब लोगों ने इस पे आरोप भी किए हैं। एवरे मांड ने इसे निरर्थक बताया है। तो बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है, जहां पर हम अरस्तु के इस विरेचन सिद्धांत को समझें। ठीक है, तो अगर एक शब्द में कहें तो विरेचन क्या करता है, मनोभावों और मनोविकारों, खास करके जो हमारे मनोविकार हैं उसको काट छाट के साफ कर देता है। और किसके माध्यम से करता है, काव्य। वो काव्य जो हमारे मनोविकारों को हमारे अंदर से निकाल दें, उसी को उन्होंने विरेचन शब्द दिया है। ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, यूनानी भाषा में इसे कथारसिस कहा जाता है। और यह शब्द उन्हें अपने पिता से मिला था, क्योंकि उनके पिता मकदूनिया राज्य के चिकित्सा शास्त्री थे। बस। अब इनके अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत है, अब ये देखिए कई बार पूछा गया सिद्धांत है, तो देखते हैं कि त्रासदी इनका सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, त्रासदी सिद्धांत
एक बार आप सब बता दीजिए कि अभी तक मैंने जो आपको कराया सबके समझ में आ गया? जो हमने अभी कराया आप सबको वो समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट करके बता दें तो हम सीधा फिर त्रासदी सिद्धांत को शुरू करें। आशा करता हूं सबके समझ में आ गया होगा विरेचन सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम सीधे शुरू करते हैं त्रासदी। पश्चिमी काव्य चिंतन का आधार आधार त्रासदी है। त्रासदी गंभीर स्वतःपूर्ण जैसे अभी हम लोगों ने ये त्रासदी की परिभाषा तो अनुकरण वाले में लिख ली थी, वही परिभाषा दोबारा लिख लेंगे जब हम सॉरी विरेचन में। तो हम विरेचन जब लिख रहे थे उसी समय हम लोगों ने लिख लिया था कि त्रासदी की परिभाषा उन्होंने दिया था, त्रासदी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी क्या है? कार्य की अनुकृति। यह कार्य गंभीर होता है, यह कार्य गंभीर होता है स्वतः पूर्ण होता है, निश्चित आयाम से युक्त होता है। आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन नहीं। कार्य व्यापार का वर्णन नहीं। प्रस्तुत ही है। इसका माध्यम भाषा होती है। भाषा होती है। त्रासदी का कार्य क्या होता है? करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा त्रास के द्वारा उद्वेगों का चित्त विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। त्रासदी का उन्होंने वह अंग निर्धारित किया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? पहला कथानक, प्लॉट।
चरित्र, कैरेक्टर। पदावली, विचार, दृश्य विधान और गीत। तो यहां से एक प्रश्न बनना तय रहता है कि एक तो कई बार नंबर पूछ लेता है कि अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं, तो 6। इनमें से कौन सा अंग है, कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा सा लिख लेते हैं। कथानक, चरित्र और विचार। कथानक, चरित्र और विचार, ये तीनों अनुकरण का विषय है। यानी ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, नकल की जाती हैं। दृश्य विधान, ये क्या है, अनुकरण की पद्धति है। पदावली और गीत, अनुकरण का माध्यम है। अरस्तु ने कथा वस्तु को सबसे ज्यादा महत्व दिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने सबसे अधिक किसको महत्व दिया है, तो उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है कथा वस्तु को। ठीक है, अब यहां पर त्रासदी का मतलब क्या है, एक शब्द में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये त्रासदी है क्या। आप सब जानते हैं त्रासदी क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए। आप सब जानते हैं। चलिए मैं बताता हूं। अभी हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली। दरअसल अरस्तु मानते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन एक त्रासदी है। और हमारे जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए, हमारे जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए किसी काव्य की आवश्यकता पड़ेगी, किसी साहित्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जिस रूप में उसे अभिव्यक्त करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, त्रासदी। तो हमारा जीवन क्या है, एक त्रासदी है, और उसे हम काव्य के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। और जब उसे हम काव्य के रूप में अभिव्यक्त करेंगे तो उसके 6 आधार बनेंगे।
और वही आधार क्या होंगे? त्रासदी के अंग होंगे। यानी जो वस्तु जगत है, जो वस्तु जगत है, अब इसी वस्तु जगत को हम क्या करते हैं? नकल करते हैं। और नकल जब करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, काव्य बनाते हैं ना? और उस काव्य को हम विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग चीजें बताई भी। उन्होंने बताया कि किसका क्या आधार होता है। बैक चल के देखें तो उन्होंने क्या बताया कि कथानक, चरित्र और विचार, कोई भी कथानक जो है, कहानी का कथानक होता है, जो उसकी कथा होती है। कैरेक्टर यानी जो उसमें चरित्र चित्रण होता है, जो चरित्र होता है कथानक, मान लीजिए राम कथा हो गई, चरित्र मतलब राम, सीता, रावण इत्यादि हो गए। विचार यानी क्या उसका उद्देश्य है, थॉट क्या उसमें रखा गया है। ये सब अनुकरण का विषय है। अनुकरण कैसे हो गया? मान लीजिए अब राम को किसी ने देखा होगा और रावण को देखा होगा, तो उनके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उनके चरित्र को दिखाने के लिए, उनके पूरे कथानक को निर्मित करने के लिए अनुकरण किया गया होगा। किसी कवि के द्वारा क्या किया गया होगा? अनुकरण किया गया होगा। हो सकता है कि वेद व्यास ने जब अनुकरण किया हो तो कुछ चीजें अपने मन से जोड़ दी हो, कुछ चीजें सही लिखी हो, कुछ उनके कल्पना का आधार हो। उन्होंने अनुकरण का ये विषय था, कथानक, चरित्र और विचार, ये अनुकरण था, हूबहू उन्होंने उसको अनुकृत कर लिया। दृश्य विधान, उसको किस तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी वो अनुकरण की पद्धति थी। नाटक के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, यानी जो दृश्य विधान है उसको किस तरह से हम उसके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। पदावली और गीत, गीत क्या है? अनुकरण का माध्यम है। यानी हम जो अनुकरण कर रहे हैं उसको हम किसी पदावली में करेंगे, किसी गीत के माध्यम से करेंगे, या और किसी दूसरे फॉर्मेट में करेंगे। तो उसमें दो उन्होंने कहा। और अरस्तु ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है? तो सबसे अधिक महत्व उन्होंने कथा वस्तु को दिया है। तो यह जरूर याद रखिएगा कि उन्होंने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? तो कथा वस्तु को दिया है। ठीक है। तो जो हमारा जीवन है वो क्या है? अंग्रेजी में अगर इसे हम कहें तो ट्रेजेडी है। एक गाना है ना, और मुक्तिबोध की कविता में भी एक नीच ट्रेजेडी शब्द आता है, और गाने में भी क्या आता है? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी वाला एक गाना भी आया था, देखा था आप लोगों ने। तो हमारा जो जीवन है, ये जो वस्तु जगत है, ये जो संसार है, ये एक ट्रेजेडी है। एक क्या कह सकते हैं इसको? एक त्रासदी है। तो एक ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है, और इस ट्रेजेडी और त्रासदी को हम काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास ये आधार होने चाहिए, 6 अंग होने चाहिए। कथानक होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, विचार होना चाहिए, पद योजना होनी चाहिए, गीत होना चाहिए, और दृश्य विधान होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इसी में काव्य दोषों का अरस्तु ने काव्य दोषों का आधार भी बताया। क्या क्या आधार बताया? असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष, ये इन्होंने 5 आधार बताए। असंभव वर्णन मतलब अगर कोई कवि इस तरह का वर्णन कर रहा है जो आपको लगे, यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव, तो
असंभव वर्णन का मतलब है जो मन को स्वीकार्य ही ना हो, आपका मन उसे एक्सेप्ट ही ना कर पाए, वह क्या होता है? अग्राह्य होता है। अयुक्त वर्णन, अयुक्त वर्णन का मतलब है जिसमें कार्यकरण का अभाव हो। अब जैसे कोई लिखे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, अब बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, यहां अयुक्त वर्णन है। बिना कान के कोई कैसे सुन सकता है, तो इस तरह का दोष है, ये अयुक्त वर्णन है। अनैतिक वर्णन, अब जो हमारे स्वीकृत मूल्य हैं, स्वीकृत मूल्य, मूल्यों के विरुद्ध, अब जो हमारे यहां कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा तो अनैतिक हो गया। ठीक है, अनैतिक के बाद विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब दो विरोधी वस्तुओं का वर्णन अगर हो। अब अगर ये कोई कहे कि एक घाट है जहां पर शेर और बकरी दोनों साथ साथ पानी पर पी रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, कहां से हो सकता है? चूहा और बिल्ली, ये कैसे हो सकता है? और शिल्पगत दोष का मतलब हो गया कोई कला संबंधी भूल हो जाए, कला संबंधी अगर उसमें भूल हो जा रही है तो वह भी शिल्पगत दोष है, मतलब मात्राओं की गलती हो जाए, अलंकार की गलती हो जाए, इस तरह से अगर काव्य में आप देखें तो इस तरह से हो सकता है। असंभव वर्णन का मतलब तो मन तो मन न स्वीकार करे, जो मन हमारा स्वीकार नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? असंभव वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों किया है और उनके पीछे का कारण क्या था। तो एक बार बता दीजिए, त्रासदी आप सबके समझ में आ गई? अब इसके बाद अरस्तु ने त्रासदी के प्रकारों की भी चर्चा की है, त्रासदी के प्रकारों की चर्चा की है। वस्तु विन्यास और संरचना के आधार पर और संरचना के आधार पर जटिल और सरल दो प्रकार की त्रासदी बताई है। जो जटिल होता है और जो सरल होता है, इनका कथानक कैसा होता है? सरल त्रासदी कथानक इकहरा होता है, और जो जटिल होता है स्थित विपर्य विपर्य या अभिज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बस छोटी छोटी चीजें हैं। तो लगभग चीजें समाप्त हो गई हैं।
अरस्तु का विरेचन शब्द भी हम लोग देख लिया, त्रासदी भी हम लोगों ने देख लिया, और अनुकरण सिद्धांत भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी इनके यहाँ पूछी जाएंगी। तो जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब बहुत डेप्थ में जब जाता है तो ये चीज़ें पूछता है कि कथानक उन्होंने किस तरह का माना है, किस प्रकार के चरित्र को महत्व दिया, पदावली किस तरह की होनी चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, अरस्तु ने दृश्य विधान कौन कौन से माने हैं, या गीत कौन कौन सा माना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या ऐसा पूछ लेगा कि उन्होंने किस तरह के जो है कथानक को महत्व दिया, किस प्रकार के कथानक को उन्होंने महत्व दिया। अब जैसे यहां लिखा देते हैं आपको, त्रासदी के कथानक के भेद, या कह सकते हैं कि कथानक का जो स्रोत है वो कौन कौन सा स्रोत अरस्तु ने स्वीकार किया, कि कहां कहां से यह आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्रोत आपके हैं जहां से कथाएं मिलती हैं। जैसे पहला हो गया दंत कथाएं, दंत कथाएं हो गई। दूसरा कल्पना और इतिहास, जहां से ये कथाएं मिलती हैं। ठीक है, दंत कथा मूलक साहित्य को वो सर्वोत्तम मानते थे। इसको सर्वोत्तम मानते हैं, जो दंत कथाएं होती हैं उसे वो सर्वोत्तम मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सबको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और हमेशा के लिए याद भी हो गया होगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अगले टॉपिक पर। तो कल मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही। यूजीसी नेट हिंदी नए बैच में पहले प्रयास में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमसे, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का हो वहाँ की तैयारी करनी है तो हमसे। व्हाट्सएप नंबर वही वाला है, नंबर है 98 28 95 92 37। तो आज ही व्हाट्सएप करिए और हमसे जुड़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।